नमस्कार दोस्तों, आनंद स्वार मंच से मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ हैं गिरिराज शरण अग्रवाल जी, जो न केवल एक साहित्यकार हैं बल्कि बड़ी अच्छी गंभीर प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है और प्रकाशक के तौर पर भी नाम कमाया है। स्वागत है सर, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। हम इस साक्षात्कार में ज़्यादातर आपकी साहित्यिक यात्रा या उसे मिले जुले या जुड़े हुए तत्वों, घटनाओं आदि पर चर्चा करते हैं जी। और ये हमारी 1-to-1 रिकॉर्डिंग होती है, जिसको हम एडिट करने के बाद तो फिर यूट्यूब चैनल में डालते हैं। तो शुरुआती का सवाल लाजिमी तौर पर बनता है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से आप इस क्षेत्र में कदम रखें? संजीव जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये 1961 की बात है और उससे पूर्व ये मानकर चलो कि ये 1959 की बात है। मेरे एक शिक्षक होते थे, प्रेम प्रकाश जी रस्तोगी जी। वहां मुझे अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। तब तो ट्यूशन करते थे, बात को तो वो SBI में बड़े अधिकारी भी हुए बाद में। जी। वो एक अंग्रेजी कविता की व्याख्या कर रहे थे। बहुत मन से उन्होंने समझाया। अचानक पता नहीं क्यों मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई और मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर, क्या ऐसी कविता आप भी लिख सकते हैं? उनका नहीं, मैंने इसकी व्याख्या तो की है लेकिन मैं ऐसी कविता लिख नहीं सकता। तब से कुछ ऐसा भाव मन में पैदा हुआ कि आगे बढ़कर 1961 में जब महाप्राण निराला का स्वर्गवास हुआ तो हमारे मन में एक चेतना बनी कि उनकी स्मृति में कुछ किया जाए। जी। और ये विचार तौंदते ही कुछ मित्रों के साथ हमने बैठक की और 1961 में हिंदी साहित्य निकेतन की स्थापना हुई। आप देखिए कि मेरा जन्म हुआ था 1960 में। और मैं 17 वर्ष का था उस समय जब ये हिंदी साहित्य निकेतन की स्थापना हुई, जो आज भी आपने उसका उल्लेख किया। इसके माध्यम से हमने पुस्तकालय स्थापित किया और कवियों को सुनिए नाम से एक कार्यक्रम हर महीने हम करते थे और जिसमें किसी एक कवि को आमंत्रित करके जनपद से और उनकी रचनाओं का आस्वादन किया जाता था। और उस समय लोगों में जागृति भी थी, कविता के प्रति लगाव भी था और सुनाने वाले भी बहुत मधुर अपने गीतों की संरचना करते थे, वो सुनाते थे। इस प्रकरण में अपने मन में भी कुछ जागृति आई कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। और आपको अच्छा लगेगा कि अभी 1961 की डायरी बिजनौर में मैं जब था एक महीने के प्रवास पर, तो वहां पर वो मुझे मिल गई। अरे वाह। और हालांकि वो सब जैसे एक युवा लिखता है जिसमें थोड़ी सी कमजोरी होती है, उस तरह की
वे रचनाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ अच्छे गीत भी थे। जी। और उसके बाद मैंने बीए में केजी की कॉलेज मुरादाबाद में दाखिला लिया। केजी के कॉलेज में जब मैं गया तो वहां पर बड़े प्रबुद्ध साहित्यकार थे, जी। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी। वो अंतरा नाम की एक संस्था चलाते थे, साहित्यिक गोष्ठियां उसके माध्यम से होती थी। जी। मेरे एक और गुरु जी थे, शिव बालक जी शुक्ल, और उसी समय पढ़ाते थे जिन्होंने कबीर और जायसी का तुलनात्मक अध्ययन किया था, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी। त्रिगुणा जी। लेकिन ये तो प्रसंग इस रूप में था कि ये साहित्यिक गुरु मेरे कॉलेज में थे, लेकिन मुरादाबाद का जो वातावरण था उसमें बहुत सारे कवि और साहित्यकार थे। पंडित मदन मोहन व्यास वहां पर थे, कैलाश चंद्र अग्रवाल वहां पर थे, और कितने ही और लोगों के साथ मिलने का सुअवसर मिला। और तभी एक पत्रिका भी निकलती थी मुरादाबाद से, प्रदेश टाइम्स नाम से। उसका मैं उपसंपादक बना दिया गया और उसके माध्यम से मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया। संभल की बहुत सारी समस्याओं को व्यंग्यात्मक रूप में लिखा। अब भी रचनाएं तो मुझे उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो पत्रिका के समाप्त हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी यात्रा प्रारंभ हुई 1961 में, और ये मैंने उसी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और उसके आगे बढ़ने का सुअवसर मिला। और आज आपके सामने जैसा भी रूप है वो आप जानते ही हैं। नहीं, आपने तो कविता के अलावा भी बहुत सारे जगहों पर काम किया, बहुत सारी विधाओं में काम किया, और व्यंग तो आपने, वाह क्या लिखते हैं आप व्यंग। जी जी, जी। हमें अवसर मिला आपकी एक पुस्तक छापने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए आश्चर्य भी था, आशीष भी था, शुभकामनाएं भी थी। जी जी। और आपकी साहित्यिक यात्रा का एक पड़ाव। तो किन किन विधाओं में आप जुड़ते गए गीत के साथ? एक के बाद एक विधाओं में एकदम तो नहीं जुड़ा। 1973 में मैं बिजनौर आ गया। बिजनौर में वर्धमान कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई, और वहीं पर मेरे साहित्यिक गुरु बने जनाब निश्तर खानकाही। निश्तर खानकाही गजल के बहुत बड़े उस्ताद थे, और मैं बहुत ज्यादा बात कहूं तो कह सकता हूं कि गुलजार जी को भी उन्होंने लिखना सिखाया था, हसरत जयपुरी को लिखना सिखाया था उन्होंने, और किसी कारण से वो बिजनौर में ही थे जी। और अचानक उनसे मेरी भेंट हुई, और भेंट होने के बाद उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया जी। और गजल के क्षेत्र में आने का रास्ता मेरे लिए खुल गया। और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मन से गजल की तकनीक को मुझे बताया, और कभी कभी तो लगता है कि वो नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते थे, और नाराजी में बस ये रहता था क्योंकि मैं टीचर था तो हाथ तो नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन नाराज होने का पूरा अधिकार उन्हें मिला हुआ था। तो वो क्या करते थे कि हर दिन शाम को एक पंक्ति मुझे देकर जाते थे कि इस पर मुझे कल गजल चाहिए, और दूसरे दिन जब हम बैठते थे तो उनके सामने एक पूरी गजल रहती थी
और उसमें बहुत संशोधन, परिवर्तन जो कुछ भी संभावित था वह उनके द्वारा सुझाया जाता था, और उनके द्वारा सुझाए गए परिवर्तन इतने लाभकारी मेरे लिए हुए कि मैं आगे बढ़ता गया। आपको जानकारी होगी भली प्रकार से कि दुष्यंत कुमार जी भी बिजनौर के ही थे। जी जी जी। और उस समय दुष्यंत जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। दुष्यंत की गजलों को अपने सामने रखकर लोग गजल कह रहे थे और कहते भी थे कि हाथ में दुष्यंत का दीवान है। तो दुष्यंत का दीवान अपने सामने रखकर गजल कहना बहुत बड़ी बात थी। और दुष्यंत हिंदी गजल में क्रांतिकारी गजल लेकर आए। ये आज तक जो गजल थी, जो विशेष रूप से उर्दू से प्रभावित थी, वह गजल क्रांतिकारी नहीं थी। उसमें प्यार था, मोहब्बत थी, इश्क था और बहुत सारी दरबारी प्रवृत्तियां थीं। लेकिन दुष्यंत जी ने उस दरबारी प्रवृत्ति को गजल के माध्यम से दूर किया और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो मुझको एक दिन खानकाई जी ने कहा कि गिरिराज, दुष्यंत ने तो क्रांतिकारी गजल का स्वरूप हमारे सामने रखा है, क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि तुम आशावादी गजलों की ओर बढ़ोगे? और उन्होंने कहा कि देखो, तो बहुत सुनी हमने, निराशा के बहुत सारे छंद हमने सुने हैं और पूरी उर्दू की शायरी कई बार लगता है कि निराशा का ही प्रकरण हमारे सामने रखती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हिंदी गजल में आशावाद का संचार किया जाना चाहिए और उनकी प्रेरणा से मैंने ऐसी बहुत सारी गजलें कही जो आशावाद को प्रस्तुत करती हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि राजशरण अग्रवाल की गजलों में आशावाद के स्वर नाम से 3-4 शोध प्रबंध स्वीकृत हुए विश्वविद्यालयों में। हाँ, तो उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में गजलों को बीए के कोर्स में भी लगाया गया और पहला आशावाद का स्वर डॉक्टर अनिल कुमार ने मेरठ विश्वविद्यालय से प्रस्तुत किया था, जो प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से गजल का एक रूप आगे लाने की कोशिश की। मैं तो नहीं कहता कि मैंने बदलने की कोशिश की, एक नई राह पर तो चले, एक नई राह पर तो चले सर। जी 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 जी। तो वो बड़ा आसान काम नहीं होता। एक बात और विशेष रूप से कहने की इच्छा होती है, अब तक की गजलें जी, उसमें इजाफतों का भी प्रयोग होता था, जाने मन। तो इजाफत का मतलब है समास। जी। मिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि देखो, अब तुम्हें ये भी कोशिश करनी है कि उर्दू की जो इजाफतें हैं, फारसी की जो इजाफतें हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। और इससे गजल का एक हिंदी स्वरूप सामने आएगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब गजल तो गजल होती है, हिंदी की, मराठी की, उर्दू की गजल क्या होती है? गजल तो गजल है, उसमें हम क्यों ये विभेद करते हैं कि हिंदी गजल है? तो मैंने उनको 2-3 बातें कही। मैंने कहा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में जीते हैं और जो सांस्कृतिक परिवेश हमारे चारों ओर है, उस सांस्कृतिक परिवेश को प्रस्तुत करने वाली जो गजल होगी वो हिंदी की गजल होगी। वो हिंदी की गजल होगी। हम
गंगा का प्रयोग करें, हिमालय का प्रयोग करें, आबे हयात का प्रयोग क्यों करें? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हम अपने मित्र भारतीय संस्कृति से लें, बाहर से न लें। जी बिल्कुल ठीक उर्दू बात। गजल क्या है? उर्दू गजल में कहते हैं कि साहब मेरा जनाजा निकल रहा था और मैं देख रहा था कि मेरी महबूबा किस प्रकार से आंसू बहा रही है या अपने आप मतलब वो मुंह पर दुपट्टा रखकर रो रही है। हिंदी में ऐसा नहीं है। जी बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जनाजा निकल रहा था, हमारे यहाँ जनाजा नहीं निकलता है। तो ये प्रयोग, उससे हमें बचना है। दूसरी बात यह है कि जैसा भी मैंने कहा कि इजाफत, समास, उस समास से हमें बचना है। और तीसरी है शब्दावली। हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें जिसके लिए प्रायः हमें शब्दकोश देखने की आवश्यकता न पड़े। उर्दू का शब्दकोश यदि हम टटोल कर देख रहे हैं तो फिर इसका अभिप्राय यह है कि हम हिंदी के लिए न लिखकर उर्दू के लिए लिख रहे हैं। आप सोचिए कि जायसी इतने बड़े कवि हुए और उन्होंने फारसी में लिखा, लेकिन कवि तो हिंदी के ही माने जाते, सूफी काव्य के। जी तो क्या कारण है? कारण है कि उन्होंने भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कृति को अपने काव्य का आधार बनाया। लिपि खाली अलग थी। लिपि अलग थी, जब लिपि फारसी थी। लिपि अलग थी, भाव और संस्कृति हमारी थी। जी और इसी कारण से आपने देखा होगा कि बहुत सारे गजलकार, बहुत सारे गीतकार जो पाकिस्तान के हैं या अन्य क्षेत्रों से आते हैं, उनके बहुत सारे गीत और गजलें आपको बिल्कुल हिंदी की लगेंगी, उर्दू की नहीं लगेंगी, क्योंकि उनमें उन्होंने वो सरल शब्दावली और इजाफत रहित अपने वाक्य प्रस्तुत किए हैं। तो कविता से गजल की यात्रा रही, फिर आप व्यंग की तरफ कब मुड़े? अच्छा प्रश्न ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 1961 में जब मैंने प्रदेश पत्रिका का संपादन किया था तो बहुत सारे अपने स्थानीय समस्याओं को लेकर मैंने व्यंग लिखे थे, लेकिन मुझको फिर वही मेरे साहित्य गुरु निस्तर खानकाही ने कहा कि देखो, एक ही विधा से काम नहीं चलता है। हमारा मन और हमारी चेतना जिस समय जिस समस्या का समाधान चाहती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें उसी प्रकार की विधा को अपने सामने लाना होगा। हम हर बात न गीत में कह सकते हैं, न हम हर बात गजल में कह सकते हैं, न हम हर बात कहानी में कह सकते हैं। जो समाज है, समाज का सोच है, समाज की परिस्थितियां हैं, समाज का राजनीतिक परिवेश है, वह यदि आपको प्रेरित करता है कि आप इन पर तंज करें, इन पर व्यंग करें, इन पर कुछ प्रयोग करें, तो फिर एक अद्भुत प्रसंग हमारे सामने आता है। और एक बात और भी है जो शायद बताना मेरे लिए बेहतर होगा। 1968 में काका हाथरसी मेरे ससुर बने और संभल के एक कवि सम्मेलन में वो आए थे
मेरे सौभाग्य से वो 3 दिन तक मेरे घर पर ही रहे और वहीं पर उन्होंने रिश्ता तय कर लिया। बढ़िया। हाँ, तो वो प्रभाव भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर था। उनको सुनना, उनको पढ़ना, उनको गुनना, उनकी बातें जानना, और इसी प्रसंग में 1971 में मैंने जो शोध प्रबंध लिखा वो था हिंदी नाट्य साहित्य में हास्य और व्यंग। वाह वाह। तो 1971 में मैंने उस विधा को जानने और समझने की कोशिश की, और बाद को परिस्थितियों के अनुकूल जब व्यवस्थाएं देख रहा था कि समाज विच्छिन्न हो रहा है, राजनीति भ्रष्टाचार की ओर जा रही है, राजनेता अपने सामने जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो उस चेतना ने मुझ में कुछ व्यंग लिखने की इच्छा पैदा की और मैंने उस ओर कदम बढ़ाए। वाह। तो व्यंग का सिलसिला तो काफी देर से चलता रहा, तब से लेके अब तक चल रहा है। जी 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 जी। तो क्या कविता और गजल अब थोड़ा सा मध्यम हो गई है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि जिस समय में आपको जिस भाव को व्यक्त करने के लिए जिस विधा की आवश्यकता होती है, ये आपने आप बहुत बढ़िया विधा चीज का सहारा लेते हैं। की, बहुत बढ़िया चीज की। जैसे अभी पिछले दिनों से मैं बच्चों की कविताएं लिख रहा हूं। अच्छा। हाँ, और कोशिश कर रहा हूं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप बच्चों की कविताएं लिखूं। वाह वाह। जैसे लोग कहते हैं कि साहब बच्चों के लिए हमें उपदेशात्मक नहीं लिखना है, लेकिन उपदेशात्मक न लिखने पर भी उन्हें संदेश जरूर जाना चाहिए, देने वाली रचना होनी चाहिए। और मैं ऐसी कुछ रचनाएं लिख रहा हूं जो बच्चों के लिए होंगी। और उसके पीछे भी कारण हुआ। उसके पीछे कारण हुआ कि पिछले दिनों मेरी नातिन मुझसे पढ़ने के लिए आती थी और थोड़ा सा हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में वो ज्यादा चतुर है, तो अटकती थी बीच बीच में और उसको नींद सी आने लगती थी। तो मैंने उसके कुछ सुनाने के लिए एक कविता लिखी। मैंने कहा बेटा मैंने आज तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, और उसमें था कि उसकी तरफ से नानू कह रहे हैं, उसके नाना अपनी बात कह रहे हैं, उसमें चेतना भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां से प्रारंभ हुआ और अचानक मैंने बहुत सारे बच्चों के गीत और बच्चों की कविताएं भी लिखी हैं जो भविष्य में लोगों के सामने आएंगी। क्या तो इस तरह से आप अनुरोध कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर कोई एक आदि सुनाए? जैसे इस समय कोरोना का समय चल रहा है और जरूरी है एक यंत्र जिसका नाम है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर जी। तो अभी तक इसका प्रयोग किसी ने नहीं किया था। मैया घर में बहुत जरूरी ऑक्सीमीटर होना। वाह। मैया घर में बहुत जरूरी ऑक्सीमीटर होना। ऑक्सीजन की जांच जरूरी आया है कोरोना। ऑक्सीजन की जांच जरूरी आया है कोरोना। भैया जब बीमार हुए तब हुई सांस कब उनकी। भैया जब बीमार हुए तब हुई सांस कम उनकी। हाँप रहे थे जोर जोर से बता ना पाए मन की। ऑक्सीमीटर उन्हें लगाया अस्पताल ले जाकर। ऑक्सीमीटर उन्हें लगाया अस्पताल ले जाकर। ऑक्सीजन जब मिली उन्हें तो सांस ले रहे खुलकर। ऑक्सीमीटर होता घर में। अब वो देखिए सुझाव, ऑक्सीमीटर होता घर में इतना कष्ट न पाते
ऑक्सीमीटर होता घर में, इतना कष्ट न पाते, सैचुरेशन नाप समय से अस्पताल ले जाते। अब तो ये एक प्रयोग है जो मैंने नहीं किया बहुत अच्छा है कविता के माध्यम से, और बच्चों को समझाने का, और बच्चों के मन में एक इच्छा पैदा करने का कि क्या ऑक्सीमीटर क्या होता है, वो क्या समझेगा। होता है, वो ज्ञान हाँ, भी बढ़ेगा और उसका जी उपयोग जी, भी पता चलेगा। सैचुरेशन क्या होता है जानने की कोशिश करेगा वो। बहुत बढ़िया चीज। तो ये एक तरीके से नई विधा जुड़ रही है बाल साहित्य में। जी 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 जी। ये तो आप इस तरह से मंत्र जैसे मास्क लगाने वाली बात है, इसी हाँ, तरह से बेल्ट लगाने वाली बात है, इसी तरह से घूमने जाने की स्थितियां हैं, बच्चों को किस प्रकार से मना कर रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चों को जाने से रोक रहे हैं, या ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन पर मैंने बच्चों की कविताएं लिखी हैं। बहुत सही। नहीं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जो है ना ये बाल साहित्य में जो संदेश है, जो ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान भी शामिल हो, ऑक्सीमीटर जैसी चीजें, वो विज्ञान का ज्ञान है, तो ये अच्छी चीज है, बहुत सुंदर। वैसे इन सब चीजों के बावजूद अगर आपसे एट वंस पूछा जाए कि कौन सी विधा आपको ज्यादा प्रिय लगती है, तो आप किसका नाम लेंगे? अचानक यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा गजल। वाह, चलिए ठीक है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि आप गजल के माध्यम से दो पंक्तियों में अपनी पूरी पूरी बात कह सकते हैं। स्थितियां, अपनी बात कहते हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये कहना, ये गजल बहुत सरल विधा है नहीं है, नहीं, लेकिन आप उसके माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। वो हम हैं जो अंधेरे में उजाला ढूंढ लेते हैं, दिए की तरह जलते हैं, सवेरा ढूंढ लेते हैं। वाह। तो आपने अपनी बात कह दी, और जिन्हें ये मार्गदर्शक छोड़ जाते हैं भटकने को, जिन्हें ये मार्गदर्शक छोड़ जाते हैं भटकने को, निशा में वे दिशा सूचक सितारा ढूंढ लेते हैं। तो जो आगे बढ़ना जानता है, अगर संकल्प हो मन में, अगर चलने का साहस हो, अगर संकल्प हो मन में, अगर चलने का साहस हो, अंधेरे में कदम मंजिल का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आप अपनी बात को जब कहना आरंभ करते हैं तो गजल बहुत सटीक माध्यम है, और आप आज लगा कि आपने एक शेर कह दिया, आपको फिर दूसरे दिन लगा कि उसका एक दूसरा शेर आपके मन में कौंध रहा है, तो जोड़ दिया, उसमें जुड़ जाता है। और अधिकांश गजल तो ऐसी होती हैं जो तुरंत एक ही समय में कही जाती हैं, और लेकिन आप अपनी बात को अलग अलग तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि गजल के हर शेर में अलग बात होती है। उसमें ये आवश्यक नहीं है कि जो बात आपने ऊपर कही है उसी से ही जो गीत की संगति है वह गजल में नहीं होती है। बिल्कुल। गीत में जो एक भाव सारणी आपने ऊपर से बनाई है, वह अंत तक उसका निर्वाह आपको करना है। गजल में आपको वहर का निर्वाह करना है, आपको उसका जो तुक विन्यास है उसका निर्वाह करना है, लेकिन आप अपनी बात अलग अलग कह सकते हैं। तो हर शेर अपने आप में जो है स्वतंत्र बन के उभरता है, और मिल करके और शेरों के साथ में एक गजल बन जाता है। जी जी। तो तरन्नुम में भी तो आता है ना इसमें, सुनाने में, सुनने में
उसका हाँ, ऐसा है कि तरन्नुम तो मुझको नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनको तरन्नुम आता है, उन्हें लिखना भी आसान होता है, कई बार मैंने देखा है। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, जब वो गाते हैं तो उनको शब्द उसी क्रम से कई बार मिलते हुए चले जाते हैं, लेकिन जो गाकर कहने वाला नहीं जो गा नहीं पाता है और अपनी गजल को कहता है, उसे थोड़ा सा चिंतन पक्ष उसमें ज्यादा आ जाता है। सही बात। तो इन सारी विधाओं में काम करते हुए कितनी पुस्तकें आपने अब तक प्रतिपादित, निष्पादित और रचित कर दिया? ऐसा है कि पुस्तकें तो वो इतनी हो गई कि आपको पता होगा कि अभी मेरी रचनावली छपी 11 वॉल्यूम में 5000 पेज की है। जी जी। तो अब उनकी यदि पुस्तकों का अनुमान लगाए तो सारी पुस्तकें तो छपी नहीं है वो। सारी पुस्तकें तो छपी नहीं है। हाँ, पुस्तकों के रूप में सब नहीं छपा है, सैकड़ा लेकिन पूरा हो गया। जी, सैकड़ा पूरा हो गया। नहीं नहीं, काम तो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होता है, और साहित्य का जो अध्येता है, निर्झर बहता ही रहता है। वो अध्येता कभी ये कह ही नहीं सकता कि उसने जो कुछ भी सीख लिया है वह पर्याप्त हो गया, वो वहीं तक अधूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये तो निरंतर गतिशील प्रवाह है, जो आप रोक देंगे तो जल दूषित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। ये तो क्रम चलते रहना चाहिए निर्झर की तरह। जी 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 जी। एक और मैंने काम किया जिसको कह सकते हैं कि शोध संदर्भ नाम से। जी। शोध संदर्भ एक अलग से काम था, जो मतलब शोध के विद्यार्थियों के लिए और शोध कराने वाले प्रोफेसर्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। और उसमें 1900 नहीं, कहना चाहिए कि हिंदी शोध के आरंभ से और 2014 तक भारतीय विश्वविद्यालयों में जितना हिंदी में पीएचडी और डीलिट के लिए शोध कार्य हुआ, उसका उल्लेख है, उसकी वर्गीकृत विवरणिका है। वाह। और ये 6 वॉल्यूम में छपी है और लगभग 4000 पृष्ठों की है, बॉस। और लगभग 25,000 शोध प्रबंधों का डाटा आपको उसमें उपलब्ध होगा। और देखिए, आप सोचें कि ऐसे कैसे देखेंगे, तो आप यदि उस पुस्तक को खोलते हैं और आप पहुंच जाते हैं तुलसी पर, तो तुलसी का भक्ति पक्ष पर कितना कार्य हुआ है, तुलसी की संस्कृति पर कितना कार्य हुआ है, तुलसी की भाषा पर कितना कार्य हुआ है, तुलसी के साथ कितना तुलनात्मक शोध कार्य हुआ है, ये सारा सारा अलग अलग वर्गों में और अकरादी क्रम से लगा हुआ है। ये बड़ा ही गहन काम है, बड़ा ही वॉल्यूम है। हाँ, बहुत कर सकते काम है। और जब पहला खंड छपा था तो मुझे याद है कि लगभग 10,000 पत्र मैंने विश्वविद्यालयों और वहां के शिक्षकों को लिखे थे, और तब पहला वॉल्यूम 1975 में प्रकाशित होकर आया था। और तब से फिर ये निरंतर अपडेट काम चल रहा है, और कोशिश कर रहा हूं कि 7वां खंड भी हो जाए, और काफी कुछ सामग्री मैंने उसकी एकत्र कर ली है। लेकिन ये 2 वर्ष जो कोरोना के माध्यम से बीत गए, उन्होंने कहीं आना जाना सब बंद कर दिया, और उसके कारण से मुश्किल हो रही है। ठीक बात है। कोरोना ने 2 साल पूरे ऐसे खा लिए जैसे आप खाली बैठा करके आपको इधर उधर के कामों में लगा दिया, जो काम आप करना चाहते थे वो कर ना सका। नहीं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं आप। अच्छा, फिर डाक की व्यवस्था बहुत भंग है। हाँ, चिट्ठी पत्री
अब 2 दिन वाली आ- चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेजो तो 6 दिन में पहुंचती है। जी, रजिस्ट्री से भी इतने दिन में पहुंचती है, स्पीड पोस्ट से इतने दिन में पहुंचती है। तो मुश्किल तो हो गया है, लेकिन देखिए जब तक कब तक संभव होगा वो करूंगा। कहानी और लघु कथा जैसे विधाओं में कितना काम हो पाया आपका? देखिए कहानी के मेरे 2 वॉल्यूम छपे हैं। जी। लघु कथा में मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, और इसको मैं कह सकता हूं कि 2 4 5 लघु कथाएं मैंने भले कही हूं, लिखी हूं, लेकिन लघु कथा में ज्यादा काम नहीं है। कहानियां मैंने काफी लिखी हैं, और उनमें से अनेक अब तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए भेजना भी एक मुश्किल काम हो गया, और लेकिन छपी बहुत है। जी। तो आपने जो बीच में एक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली थी। जी, साहित्यिक पत्रिका शोध दिशा के नाम से हमारी प्रारंभ हुई थी, और पहला रजिस्ट्रेशन मुझे 1987 में उसका मिला था। तब हम डिमाई साइज में उसे छापा करते थे, लेकिन इसके बाद 6 या 7 वर्ष बाद हमने उसे इसमें डिमाई डबल में छापना शुरू किया, और एक अच्छी साहित्यिक पत्रिका के रूप में स्थान बनाया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा कि साहब आपकी त्रैमासिक पत्रिका है, हम इसे छूट के साथ नहीं भेज सकते। अच्छा, क्यों? मासिक पत्रिका को ही पोस्टल छूट है, त्रैमासिक को नहीं है। कमाल है। तो एक लंबे समय तक हम सेवा लेते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने हम पर काफी बड़ी पेनल्टी डाल दी, और ये कहा कि आप इसे 10 रुपए का टिकट लगाइए। अब बताइए कि 2000 पत्रिकाएं 10 रुपए का टिकट लगाकर इतने में तो छप जाएगी जितने में जब पहुंचेगी। ठीक बात। और वो भी क्या होता था कि सादी डाक रही तो पहुंचती नहीं थी। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारी पत्रिका तो शोध दिशा के नाम से है, तो इसे हमने 14 वर्ष पहले रिसर्च जर्नल बना दिया। अच्छा। हाँ, और आज ये यूजीसी केयर में ये पत्रिका है, और इसमें जो शोध छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं, विश्वविद्यालयों में स्थापित लोग हैं, उनके शोध आलेख प्रकाशित होते हैं, और उसे अब शोध पत्र के रूप में ही हम छाप रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है रिसर्च जर्नल से? रिसर्च जर्नल से ये फर्क बैठता है कि जितने भी शोधार्थी हैं जो पीएचडी के लिए अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करेंगे, जी, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 शोध पत्र छपाने होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने से पूर्व। इसी तरह से जो अप्राइजल रिपोर्ट जाती है टीचर्स की, उसमें भी उनसे पूछा जाता है कि आपने कितने शोध निबंध लिखे हैं, कितने शोध निबंध आपके प्रकाशित हुए हैं। तो उनको भी शोध निबंधों की आवश्यकता होती है। तो ये सेवा भाव चल रहा है कि वो उन बंधुओं के आलेख आते हैं और हम उन्हें प्रकाशित करते हैं। तो बहुत सुंदर है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया आपने। जी 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 जी। लेकिन इससे आपकी डाक व्यवस्था वगैरह में क्या कोई बेनिफिट? हम रजिस्ट्री से भेजते हैं हर अंक। रजिस्ट्री से भेजते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम काफी बड़ा रहता है। ये देखिए जी, बहुत मोटी। ये अंक 450 पेज का है। हाँ, तो फुल वॉल्यूम बुक हो गई। हाँ हाँ,
तो ये 450 पेज का अंक है, तो इसे तो रजिस्ट्री से ही भेजा जाएगा, अन्यथा तो फिर रद्द ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर। तो हर अंक रजिस्ट्री से भेजते हैं, चाहे वो आजीवन सदस्य हैं या उसके आलेख वाले सदस्य हैं, सबके पास रजिस्ट्री से जाता है। बहुत सुंदर। अब ये सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कैसे पूछूं कि आपकी इन विधाओं में या आपकी इन रचनाओं में सामाजिक सरोकारों का किस तरीके से आप समावेश करते हैं, या कैसे इसमें आगे देखिए, बनावट करते हैं? एक सेमिनार में मैं था इंदौर विश्वविद्यालय में, जी सर। और वो सेमिनार था कि साहित्य का समाज पर प्रभाव। जी। ये विषय बड़ा बहुत पहले से चलता रहा है कि हम ये कहते हैं कि समाज को प्रभावित करता है साहित्य। बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हुई हैं साहित्य के माध्यम से। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा वहां, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, तो अब मैं सोचता हूं मैं क्यों लिखूं। मतलब यह है कि क्यों लिखता हूं की जगह पर अब मैं सोचने लगा हूं मैं क्यों लिखूं। सब सन्नाटा था, क्यों लिखूं। मैंने कहा कि जब आप मेरा लिखा हुआ पढ़ेंगे ही नहीं तो मैं क्यों लिखूं। तो मैं ये कहूं कि साहित्य का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, पड़ेगा कैसे। जब तक पाठक उन्मुख नहीं होगा तब तक पाठक ही नहीं है तो फिर उसका समाज पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। लेकिन मानव एक सहृदय प्राणी है, चारों ओर के वातावरण में देखता है कि दुख है, दर्द है, पीड़ा है, संतरास है, अलगाव है, विरोध है, पारिवारिक संघर्ष है। ये उसको कहीं ना कहीं मथते हैं, उसे प्रभावित करते हैं, उसे आंदोलित करते हैं। और जब आंदोलित करते हैं तो वो वहीं तक रुका नहीं रह जाता कि मैंने संजीव जी से बात की और शांत हो गया। हो सकता है कि संजीव जी से बात करने के बाद एक और नया रूप सामने आ जाए जिसमें मैं कहूं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो समाज हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, ये तो स्वाभाविक ही है। हम समाज पर प्रभाव डालते हैं, ये भी है, लेकिन लिखना हमारी मजबूरी है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। सही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि लिखाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी जी। और कहीं कहीं तो लोग कहते हैं लेखन विस्फोट हो गया। जी 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 जी। तो कविताएं हैं, व्यंग हैं, बड़ी अच्छी मात्रा में रचे जा रहे हैं विभिन्न विषयों पर, लेकिन जी, जी, पाठक की जुड़ाव उतनी नहीं हो पा रही है। क्या कारण समझते हैं आप? पाठक नहीं जुड़ रहा है, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है जी। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सारे दिन तो वो इंटरनेट में व्यस्त रहता है। जी। आज उसने रचना लिखी, कही और तुरंत फेसबुक पर पेस्ट कर दी, और फिर ये सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करता रहता है कि कितनी लाइक्स आई। सही बात। और इस प्रतीक्षा में वो सारा दिन अपना लगा देता है। अगले दिन भी जब सुबह को उठता है तो सबसे पहले ये देखता है कि कल रात में कितने और लोगों ने लिखा डाली। एक ही तरह सिवाय इसके कि
बधाई, शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं, और इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हम उसमें ही खुश हैं। लेकिन सारे दिन इंटरनेट हमारा समय खा जाता है। कहता है इस सबसे बड़ी समस्या कि हम आज समाचार पत्र भी नहीं खरीदना चाहते हैं। कितनी विकट स्थिति है। मैंने एक जगह पर लिखा था कि हम पर फ्रीज खरीदने के लिए बजट है, हम पर टीवी खरीदने के लिए बजट है, हम पर बढ़िया बढ़िया सोफे खरीदने के लिए बजट है। बजट नहीं है तो बैंक है, बैंक के पास हमारा क्रेडिट कार्ड है और हम जो चाहे वो खरीद लें। लेकिन किताब नहीं खरीदते। किताब खरीदने के लिए कोई बजट नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि हमें, अब तो ईश्वर की कृपा से, मैंने तो जब अपनी नौकरी शुरू की थी तो 100 रुपये महीने की नौकरी से शुरू किया था, और आज तो पेंशन ही इतनी मिलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो किताब खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। नहीं, चाहे और आप मध्यम श्रेणी में ले लीजिए, चाहे आप अपर श्रेणी में ले लीजिए, हर जगह बहुत सारे गैजेट्स खरीद लेंगे, भले वो चलाएं ना चलाएं, लेकिन किताब या अखबार या मैगजीन आप नहीं खरीदेंगे। और कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि अंग्रेजी की किताबें उनकी रैक में लगी हुई मिलेंगी, ये दिखाने के लिए ये भी एक सजावटी वस्तु है। अंग्रेजी पेश करना चाहते हैं अपने आप को। हाँ, मैं आपको बताऊं संजीव जी, दिवाली पर और नए वर्ष पर मैं लगभग 150 व्यक्तियों को पुस्तकें भेजता था जी। और अभी केवल 2 वर्ष से मैंने नहीं भेजी हैं कोरोना के कारण से, कि लोग अब किताबें पैकेट खोलना भी नहीं चाहते कि भाई इसमें तो वायरस तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 2 वर्ष से मैं नहीं भेज रहा हूं, लेकिन किताबों का एक गिफ्ट देना मुझे बड़ा आनंददायक लगता था। सही कह रहे हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि और चीजें गिफ्ट करने के बजाय किताबें गिफ्ट करें तो उससे और ज्यादा होगा। बहुत मतलब यह है कि कई स्थलों पर मैंने देखा, जब मैं जाता था तो लोग कहते थे, अरे देखिए ये आपकी किताबें लगी हुई हैं, और हमने तो पुस्तकालय बना लिया एक। सही बात। हाँ, तो बहुत सारे लोग, उनके पास स्थान भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग फेंक भी देते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सहेज कर रखते हैं। भले ही उसे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन किताब फेंकना बड़ा मुश्किल होता है। भले वो किसी दूसरे को भेंट कर दे, लेकिन किताब को सहेजता व्यक्ति जरूर है। नहीं, जब किताब का गिफ्ट मिलता है तो आदमी उसे खोल के देखता जरूर है। 95% केसेस में तो मैं कहूँगा कि आदमी खोल के जरूर देखेगा, पढ़ने पलट के जरूर देखेगा, और कभी कभी पढ़ने लायक लगी तो पढ़ेगा भी। ये दिवाली पर जब आप मिठाई का डिब्बा भेजते थे तो कई बार तो ये होता था कि आपकी भेजी हुई मिठाई आपके पास ही लौट कर आ जाती थी। कहीं आपने ऐसा निशान लगा दिया है तो आपका भेजा हुआ डिब्बा आप ही के पास लौट कर आ जाएगा। नहीं, जो उसमें आपका विजिटिंग कार्ड पड़ा होता है उससे पता चलता है कि हमारे वाला है, इतना भी खोल के नहीं देखते। कई बार लोग हैं इतने सचेतन होते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि इसके साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की है, और वो ऐसा कैसे आपके पास आ जाता है। लेकिन किताब एक ऐसा उपादान है, एक ऐसा वरदान है जो व्यक्ति रखना चाहता है, रखता है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जो रचना धर्मिता बढ़ रही है, लोग लिख रहे हैं, तो ये लिखने की जो प्रवृत्ति है ये भी तो एक साहित्यिक आधार है।
हाँ, और फिर हम अपने पुस्तकों को भेंट भी करते हैं, अपनी पुस्तकों को दूसरों को देते भी हैं। इसके बहाने से हम चर्चा भी करते हैं। चर्चा करते हैं तो ये भी पूछते हैं कि भाई मेरी रचना को आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपको कैसी लगी। इस बहाने से परिसंवाद भी हो जाता है। जी। अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि उदीयमान और नवोदित लेखकों के लिए, रचनाकारों के लिए, गजल लिखने वालों के लिए आपका क्या सुझाव या संदेश होगा? देखिए, अभी मैंने इतना अपने आप को प्रखर और महान नहीं समझा है कि मैं किसी को संदेश दूं, लेकिन मैं निरंतर एक ही बात कहता हूं कि हमें नया से नया पढ़ना चाहिए, और नए से नया यदि हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आज साहित्य क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह का लेखन चल रहा है, और वो लेखन हमें प्रभावित करेगा। कई बार क्या होता है कि हम गजल कहते हैं तो क्या है, सिनेमा के गीत का प्रभाव हमारे ऊपर आया, हमने कोई सिनेमा का गीत सुना और हमने उसी बहर पर अपनी बात कह दी। लेकिन गजल को कहने के लिए आपको कम से कम 40-50 लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपने पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप गजल की ओर बढ़ना चाहें तो आप ये तो कह सकते हैं कि पिष्ट पेषण हो जाएगा, आपने जो उल्था कर देंगे आप उसका। लेकिन जो बात आप अपने मन से कहना चाहते हैं वह नए रूप में नहीं कह पाएंगे। सही बात है। तो मैं अंत में आपको धन्यवाद देते हुए अनुस्वार मंच से आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पर अपनी बहुमूल्य समय में दिया और बहुत सारी नई बातें गजल वगैरह के बारे में बताई, जिनको तो कभी सुना भी नहीं था, और किस तरह आपने बहुत सी विधाओं में काम किया वो भी आपने बताया। हमें आशा है कि श्रोता गण जो है इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आपका संजीव जी कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अरे नहीं कि मैं अपनी बात आपके सामने कह सकूं, और ये हिम्मत आपने मुझे दी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आशा है आप आगे कभी भी हमारे किसी कार्यक्रम के लिए समय अवश्य निकालते रहेंगे इसी तरीके से, ताकि आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार।